स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आज की इस वीडियो में आपके यहाँ जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है, हम उसके प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। और पाठ का जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, जब आप पाठ की व्याख्या पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने देखा कि किस तरीके से लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग्यात्मक रूप से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्रोधित करते हैं। वहीं राम जी जो हैं वह विनम्रता के साथ, सहजता के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उनसे विनम्रता पूर्वक बात करते हैं। तुलसीदास जी ने इसमें राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि यदि आप क्रोध के साथ व्यंग्यात्मक रूप से किसी के साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो उसको आप और अधिक क्रोधित कर देंगे। और यदि आप विनम्रता के साथ, सहजता के साथ किसी के साथ पेश आते हैं, तो इसका आपको फायदा भी मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको पाठ के जो दोहे हैं और जो चौपाई है उसकी व्याख्या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। ठीक, आपके यहाँ जो गंगा पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो प्रश्न है उसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि मेरे उत्तर, मेरे तर्क, मेरी समझ, मेरे विचार और कविता से संवाद। इस तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, मेरे उत्तर, मेरे तर्क, यहाँ आपको उत्तर बताना है और उसके साथ साथ आपको तर्क भी पता होना चाहिए। यदि आपसे तर्क पूछा जाए तो आप तर्क भी देंगे। ठीक, पहला प्रश्न है, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। ये उस समय की पंक्ति है जब परशुराम जी स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही जितने राजकुमार, जितने भी राजा वहां पर उपस्थित होते हैं, वे सब खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उसके साथ साथ अपना परिचय देते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मना स्थिति को दर्शाती है। मना स्थिति का मतलब होता है कि उनकी मन की स्थिति उस समय क्या थी, वो क्या सोच करके ऐसा किए जो राजा वहां पर थे। ठीक, पहला है आदर और सम्मान, भक्ति और श्रद्धा। भक्ति और श्रद्धा की बात बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, भय और शिष्टाचार। ठीक, प्रेम और सहिष्णुता। प्रेम और सहिष्णुता भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर जितने राजा थे पहुंचते ही परशुराम जी के प्रवेश करते ही भयभीत हो गए, तो प्रेम और सहिष्णुता तो बिल्कुल नहीं। आदर और सम्मान, आदर और सम्मान की बात आएगी, लेकिन उन्होंने अपना नाम बता करके उनको प्रणाम किया था, और क्योंकि वहां पर परशुराम जी क्रोध के भाव से प्रवेश किए थे तो सब डरे हुए थे। तो अगला इसमें और एक ऑप्शन है आपका, देखेंगे, प्रेम और सहिष्णुता के अलावा आदर और सम्मान के साथ भय और शिष्टाचार। ये ठीक, शिष्टाचार वाली बात यह है जब उन्होंने अभिवादन किया, और भय की बात यहां से पता लगती है कि वह उन्होंने अपने पिताजी के नाम के साथ साथ उन्होंने दंडवत किया। ठीक है ना, अगले पर चलते हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सी बोलाई प्रणाम करावा। ये उस समय की पंक्ति है जब जनक जी सीता माता खुद आते हैं, प्रणाम करते हैं और सीता जी को भी बुलाते हैं और परशुराम जी के आगे उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करने के लिए कहते हैं। तो क्या है, पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है। ये आप भी आपके घर पर भी जब कोई मेहमान आता है तो वहां पर आपको बुला करके तुरंत कहा जाता है इनसे प्रणाम करिए ना। मौसा फूफा आते हैं तो अक्सर करवाया जाता है आपसे कि इनको प्रणाम कर लीजिए ना। वहां पर क्या, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, आप कितने संस्कारी हैं, आप कितने संस्कारवान हैं, ये बताने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर शिष्टता वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही होगा। ठीक, इसके बाद अगले पर चलते हैं।
अति ऋषि बोले वचन कठोरा, जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या था? ये उस समय की बात है जब वह पूछते हैं, वहां पर धनुष के टुकड़े को देख करके जनक जी से पूछते हैं, ठीक है ना, कि ये सब कैसे हुआ। तो ये जनक के प्रति परशुराम का जो कठोर वचन था, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण यही था कि वह क्रोधित थे वहां पर शिव जी के धनुष के टूटने की वजह से। ठीक, क्या है? उचित आदर सत्कार ना मिलना, बिल्कुल नहीं। जनक द्वारा समाचार छिपाना, बिल्कुल नहीं। ठीक, अन्य राजाओं की सभा में उपस्थित, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, एक ऑप्शन बच रहा है शिव धनुष का खंडित होना। यही वजह थी जिसकी वजह से वह क्रोधित हुए थे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शिव धनुष का खंडित होना। ठीक, अगले पर चलते हैं। राम का कथन हुई है कि एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? ये उस समय की बात है, ये कथन उस समय राम जी ने कहा था जब परशुराम जी को लक्ष्मण जी पूछ पूछ करके, बोल बोल करके परेशान कर देते हैं, क्रोध अग्नि को उनके बढ़ा देते हैं। इतने में जब राम जी को लगता है कि अब बात बिगड़ रही है, राम जी सामने आते हैं और उन्होंने एक लाइन ये बोली थी कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो ये वाली जो बात है कि हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, ये उनके व्यक्तित्व की किस वजह से, देखिए कितनी विनम्रता से राम जी ने कहा कि हे, पूरी जो पंक्ति है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, ये शिव धनुष को तोड़ने वाला हे नाथ कोई आपका दास ही है, हुई है क्यों एक दास तुम्हारे, विनम्रता को दिखाता है, ठीक है ना। तो कूटनीति और चतुराई बिल्कुल नहीं होगा। विनम्रता और मर्यादा, त्याग और समर्पण, यहाँ त्याग और समर्पण की बात नहीं आई है, दृढ़ता और आत्मविश्वास की बात भी नहीं आई है, विनम्रता और मर्यादा की बात यहाँ पर आएगी। ठीक, अगले पर चलते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? ठीक, ये लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं जब परशुराम जी कहते हैं कि ये शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है, वो तुरंत समाज से सो बिलगायो समाजा, वो तुरंत समाज से अलग हो जाए, नहीं तो आज मारे जाएंगे सब राजा, सब मारे जाएंगे। ये वाली बात जब उसी समय प्रत्युत्तर देते हैं लक्ष्मण जी, वो उसी समय कहते हैं और प्रत्युत्तर देने के लिए ही वो आगे आते हैं और कहते हैं ये वही वाली बात सुन करके, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। तो ये उपहास भरे वचनों का कारण क्या था? उसका कारण वे सभा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। उन्हें राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना था, नहीं भाई। वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ थे, बिल्कुल नहीं। वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे ना, वे बताना चाहते थे, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था ना, सो बिलगायो समाजा, ना ही तो मारी गई हैं आज सब राजा ना, आज सबको मार डालूंगा मैं। उसी पर उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि आपकी कहें एक बात से कोई डर जाएगा, यहाँ वीर योद्धा भी हैं जो आपके इस वचन को काटेंगे और आपको चुनौती देंगे, आइए युद्ध लड़िए, ये वाली बात। ठीक, तो ये अभी तक इतना मेरे तर्क और मेरे विचार वाला जो था, ये थोड़ा सा मैं साइड होता हूं और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, एक एक करके मैं स्लाइड को पीछे करता हूं जिससे आप सब नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर, और अगला क्या है? मेरी समझ मेरे विचार। कितना अच्छा इस गंगा पाठ्य पुस्तक में सीबीएसई ने लिखा है, बांट दिया है। इसके पहले मेरे तर्क मेरे उत्तर था, यहाँ पर अब मेरी समझ मेरे विचार, मतलब विद्यार्थियों को पूरा मौका दिया गया है कि वो अपनी रचनात्मकता को दिखाएं कि कितनी उनके अंदर रचनात्मकता है, वे कितने अच्छे अच्छे उत्तर का सृजन कर सकते हैं। ठीक।
ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी। तो अरध निमेष कल्प सम बीता, पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों। तो अरध निमेष कल्प, ये कल्प यहां आपको मैं समझा दूं, कल्प जो होता है ये हमारे यहाँ की काल गणना है पुरानी, ठीक, पुराणों में इसके बारे में आपको मिलेगा। और ये बात तब कही गई है जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, सीता जी को भी भय होने लगता है। सीता की माता जी तो डरी ही होती हैं, सीता जी को भय सताने लगता है और उनका एक एक पल बीतना मुश्किल हो जाता है। उनका एक पल एक कल्प के समान हो जाता है, और एक कल्प जो होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अभी देखिए, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 71 महायुग होता है। 71 महायुग मतलब जो हमारे 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन चारों को मिला करके एक ऐसे ही 71 करिए, 71 के बाद तब जा करके एक मनवंतर होगा। ऐसे ही 14 मनवंतर और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन का होता है। इसका मतलब बहुत बड़ी काल गणना है ये। तो इसका भाव ये है कि सीता जी के लिए एक पल का जो समय था वो कई युगों के बराबर हो गया। ब्रह्मा जी के एक दिन के बीतने का मतलब कई युगों के बराबर हो गया, ठीक। और क्यों हो गया? क्योंकि वो चिंतित हो गई थी परशुराम जी के क्रोध को देख करके, ठीक। उत्तर यहाँ पर लिखा है कि इस पंक्ति का भाव यह है कि आधा क्षण भी एक कल्प बहुत लंबा के समान बीत रहा है। यह पंक्ति सीता जी के संदर्भ में कही गई है। शिव धनुष के टूटने के बाद परशुराम का क्रोध देखकर सभा में इतना भय और तनाव व्याप्त हो गया कि हर पल अत्यंत भारी और लंबा प्रतीत हो रहा था, ठीक। यही वाली बात। आगे दूसरा है, सो बिलगाव बिहाई समाजा, नाता मारी जई हैं सब राजा। नात सब मारी जई हैं ना, सबका मारे नहीं हैं के परशुराम। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। जब भी प्रश्न में आपसे कह दिया जाए क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पर आप कल्पना के आधार पर बताएंगे और भविष्य में भी लेके जा रही है बात को, तो वहाँ पर आप कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हैं। और उत्तर बताने का तरीका ये होगा कि ऐसा हुआ होगा, ठीक। और बात भी क्या है, सो बिलगाव बिहाई समाजा, जे जे हियाँ बैठा हा सब क्यों बहरे आई जा, नात आज सबका मारे डारब एक बार में। यही है ना, तो मारी गई हैं सब राजा, सब मारा गई हैं आज ना। ये अवधि में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अवधि में रची गई ये रचना, और अवधि अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है। मैं भी अवध क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति और मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि मैं खुद को थोड़ा सा इन्फीरियर महसूस करूँ कि नहीं मैं अवधि बोल रहा हूँ ना, तो उसमें वो नहीं है, ठीक। इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राजाओं पर अत्यंत भयभीत करने वाला प्रभाव पड़ा होगा। हाँ, ये तो मैं देख के पढ़ रहा हूँ। तो ये वाली बात सुन करके ना, तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में ये जो कहा गया पंक्ति के आधार पर बताना है ना, तो प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि परशुराम जी के द्वारा कही गई इस बात का वहां पर उपस्थित राजाओं के ऊपर यह प्रभाव पड़ा होगा कि सब भय से कांप रहे होंगे, सबको अपने जीवन की चाह रही होगी, अपनी मृत्यु नजदीक दिखाई पड़ रही होगी, जिससे सब भयभीत हो गए होंगे, ठीक। और आगे क्या है, तर्क सहित, हाँ तो तर्क सहित ठीक है, यही भयभीत होने, ठीक। अगले पर चलते हैं। तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं, ठीक। देखिए, तुलसीदास जी की ये अनोखी रचना है। उन्होंने राम और लक्ष्मण जी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने मतलब एक तरफ राम जी विनम्रता के साथ बोलते हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी जो हैं वह कितने व्यंग्यात्मक रूप से, जैसा
प्रश्न परशुराम जी का उससे कम नहीं है लक्ष्मण जी। ठीक, तो प्रश्न क्या है, आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। देखिए, विनय का मतलब विनम्रता से आप हर किसी के साथ प्रेम से पेश आएंगे, और क्रोध में आप जो मिलना रहेगा ना, ये वह भी आप खो देंगे। और इसका उदाहरण लक्ष्मण जी हैं। जब लक्ष्मण जी बात कर रहे होते हैं तब परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं उनकी बात पर, लेकिन जब राम जी आते हैं तो राम जी से बात करते हुए उन कथनों को आप जब पढ़ेंगे, क्योंकि आपके यहाँ बहुत छोटा पार्ट ही है, पूरा पार्ट नहीं है, तो उसमें राम जी की बात को सुन करके धीरे धीरे परशुराम जी जो हैं वह शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा? तुलसीदास ने पूछा क्या गया है, आपके दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय मार्ग उचित है या लक्ष्मण का तर्क का? तो हम कहेंगे मेरी दृष्टि में परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए राम जी के विनय का मार्ग ही उचित है, क्योंकि विनम्रता के द्वारा ही हम किसी भी क्रोधित व्यक्ति के क्रोध को शांत कर सकते हैं, उसके क्रोध को जीत सकते हैं और अपनी बात को मनवा भी सकते हैं। ठीक, यही होगा। ठीक है ना? और लक्ष्मण जी के लिए तर्क दे दीजिए कि यदि लक्ष्मण जी की तरह हम तर्क पर तर्क देंगे और उग्र रूप में तर्क देंगे तो वहां पर स्थिति और बिगड़ जाएगी, जो बात बनने वाली रहेगी वह भी नहीं होगी, और इसके साथ साथ उस परिस्थिति का परिणाम विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक, अगला है, हृदय न हर्ष विषाद। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? ठीक, देखिए, हृदय न हर्ष विषाद। हर्ष का मतलब खुशी, विषाद का मतलब दुख। मतलब ना तो वो दुखी हैं और ना ही वह बहुत खुशी हैं। ये एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी होती है कि वह सुख और दुख दोनों क्षणों में एक समान रहता है और सभी के साथ समानता के साथ पेश आता है, और ये राम जी के अंदर गुण था। तो राम जी के लिए हमने पढ़ाते समय, व्याख्या पढ़ाते समय भी हमने आपको बताया था कि स्थित प्रज्ञ जो सदा समान रहे, हर परिस्थिति में खुद को समान रखे, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा कि यह उनके व्यक्तित्व के स्थित प्रज्ञ के भाव को दर्शाता है, जो समान, हर परिस्थिति में समान रूप से रहे, उनके इस भाव को दर्शाता है। और कह रहा है, अगला है उसी में, उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? तो आप बताएंगे, तुलना लक्ष्मण जी से कर देंगे कि जहां पर परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर देते थे, व्यंग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर देते थे, जिससे कि परशुराम जी और क्रोधित हो जाते थे, वहीं लक्ष्मण जी के बजाय राम जी जब उत्तर देते थे तो वह विनम्रता के साथ देते थे, और लक्ष्मण जी के स्थान पर जब राम जी विनम्रता से बात करते थे तो परशुराम जी का क्रोध बढ़ने की बजाय घटने लगता था, वह शांत होने लगता था। ठीक, ये बातें उनको अलग बनाती हैं। ठीक है, अगला, मेरी कल्पना मेरे अनुमान आ गया। अब यहाँ आपको देखिए, ये मेरा बहुत पसंदीदा वो है पार्ट है ना, कि यदि जैसे मैं क्लास में पढ़ाते समय भी, व्याख्या करते समय भी आपसे पूछता हूँ कि यदि आप होते लक्ष्मण जी के स्थान पर तो क्या करते, यदि आप परशुराम जी की जगह पर होते तो क्या करते ना। तो ये सब वही वाले मेरी कल्पना और मेरे अनुमान में यही प्रश्न है, जहां आपको खुद को रख करके यही आपकी असली रचनात्मकता का पता लगता है कि आपने पाठ को कितना अच्छे से पढ़ा, आप उत्तर लिखने में कितने सक्षम हैं। आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कितना अच्छे से अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो आपको मिला वो पाठ के अंदर का था।
अब यहाँ पर जो मिलेगा वो थोड़ा सा पाठ के अंदर की जो बातें हैं उनको शामिल करते हुए आपको भी उसमें शामिल किया जा रहा है ना, तो इसका उत्तर आपको और अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक, देखते हैं क्या है। देखिए, कल्पना कीजिए वही कि आप मान लीजिए कि आप जनक की सभा में होते और राजकुमार की तरह बैठे होते ना सिंहासन पर, और परशुराम जी प्रवेश करते, तो आप कैसा रिएक्ट करते, आपका क्या वहाँ पर व्यवहार होता, कैसे आप खुद को वहाँ पर हैंडल करते ना, कि परशुराम जी से डर करके छुप के बैठ जाते, या लक्ष्मण जी की तरह उनके बातों का सामना करते, या राम जी की तरह विनम्रता पूर्वक सहजता के साथ उनको शांत करने का प्रयास करते। ठीक, तो क्या है कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं, परशुराम जी के आगमन से लेकर के उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा वरना बहुत छोटा है, मध्यम स्तर का उत्तर आपको लिखना होता है। तो कहा जा रहा है कि आप राजा हैं और परशुराम जी जब आते हैं तब से लेकर के उनके जाने तक की बात अपने शब्दों में लिखिए। तो जब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप स्वतंत्र हैं, अपने शब्दों में लिखना है। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत आप उससे अपना पीछा ना छुड़ाएं, ये ना लगे कि आप केवल औपचारिकता कर रहे हैं। उत्तर सही होना चाहिए। ठीक, तो आप बताएंगे अपने शब्दों में। मैंने थोड़ा सा उसका एक रूप यहाँ लिया है कि जब यदि मैं राजा जनक जी की सभा में उपस्थित होता तो परशुराम जी के आगमन से लेकर के उनके गमन तक की कथा मेरे अनुसार ये है कि जैसे ही परशुराम जी प्रवेश करते हैं, सभी राजा खड़े होकर के उनको अभिवादन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। परशुराम जी धनुष टूटने का कारण पूछते हैं, धनुष टूटने का कारण जनक जी बताते हैं, और जनक जी के बताते समय जनक जी चुप हो जाते हैं। जनक जी कुछ बता नहीं पाते हैं, क्रोध इतना ज़्यादा होता है क्योंकि डर जाते हैं कि आज सब मारे जाएंगे भी। इसी बीच जब परशुराम जी कह रहे होते हैं कि जिसने भी यह कृत्य किया है वो सामने आ जाए, लक्ष्मण जी सामने आते हैं और कहते हैं कि आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये एक योद्धा की बातें नहीं होती हैं। उनको व्यंग्यपूर्वक उनकी बातों का जवाब देते हैं। इसी बीच राम जी का प्रवेश होता है, राम जी सामने आते हैं और अपनी बातों से परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हैं। ये मेरे शब्दों में उस समय की बात हुई। ठीक, बस इतना ही लिखित रूप में यहाँ आई। ठीक है ना। अति डरु उरद देतु नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे। ये थोड़ा सा उतर है, उरद नहीं है, ये गलत लिख दिया गया है, उतरु है ना। कि ये उस समय की बात है जब जनक जी कुछ बोल नहीं पाते हैं डर की वजह से। तो जब जनक जी कुछ बोल नहीं पाते हैं तब बाकी जो राजा वहाँ बैठे होते हैं वो खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा हुआ, मतलब कि हम नहीं कर पाए, ये कर दिए तो अब उसका परिणाम भुगते हैं, तो थोड़ा सा खुश होता है। ये कुटिलता होती है ना, कि यदि आप अपने स्वार्थ के कारण किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आप दूसरे का अनभल कर दें, दूसरे के बारे में गलत सोचें, ये अच्छी बात नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही वाली बात है। तो अति डरु उतरु देतु नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मनमाही। ये वाली बात जनक जी के लिए आई है। जनक जी खूब शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कुटिल भूप ये वहाँ पर जो सभा में बैठे राजा होते हैं उनके लिए है। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे? तो जनक द्वारा चुप होने पर अन्य राजा इसलिए प्रसन्न हुए होंगे क्योंकि वहां पर उपस्थित सभी राजा धनुष को उठा तक नहीं पाए थे। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात दूर थी। जब राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया तो जो राजा और राजकुमार राम जी से चिढ़ रहे थे उन्हें अब ये जान करके खुशी मिल रही थी कि अब परशुराम जी मार डालेंगे सबको। और बहुत अच्छा हुआ, जिसने धनुष तोड़ा है उसको जब परशुराम जी मार डालेंगे तो हमारे सामने जिसने ये सिद्ध किया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यदि उसका
यहाँ पर संहार हो जाता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि एक राजा दूसरे को अपने से ऊंची पदवी पर नहीं देखना चाहता, ये कुटिलता होती है। ठीक है, संकेत में दिया, सोचिए यह मनुष्य के व्यवहार की किस सच्चाई को उजागर करता है, तो ये स्वार्थ सिद्धि और कुटिल मन को दर्शाता है किसी भी मनुष्य का। ठीक है ना, जहां पर लोग अपने हित के लिए दूसरों का अनहित कर देते हैं। अगले पर चलते हैं, विधा से संवाद, कविता का सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपको पढ़ाया हूं ना, देखिए सीबीएसई खुद वैसे ही प्रश्न पूछ रही है आपसे। लिखा है, यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है, जहां शिव धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम के रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। दोनों के बीच के संवाद कविता में नाटकीयता उत्पन्न करते हैं। संवादों के माध्यम से ही पूरी कविता का कथात्मक विकास होता है। संवाद ही चरित्र का निर्माण करते हैं और संवाद से ही भावों में विविधता भी आती है। इस प्रकार यह कविता काव्यात्मक विधा में संवाद प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल है। नीचे कविता के संवादों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उन विशेषताओं को दर्शाने वाली पंक्तियों के उदाहरण कविता से ढूंढ करके लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऐसे ही प्रश्न की उम्मीद हमें रहती है कि ऐसे ही प्रश्न सीबीएसई बनाए, क्योंकि इस प्रश्न के पूछने से और विद्यार्थियों के द्वारा इस प्रश्न का सटीक जवाब देने से पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना अच्छे से पाठ को पढ़ा है। ठीक है, पहला है कि राम की विनम्रता, ये वही वाली पंक्ति है। तीसरा जो चरण है आपकी पुस्तक का, उसमें पहली वाली पंक्ति ही लिखी गई है कि नाथ संभुधनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जहां पर राम जी विनम्रता से कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक दास ही होगा आपका, आप कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है, वो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक, अगला है परशुराम का रौद्र रूप। ये उस समय की बात है जब कहते हैं काल बस, ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा काल बोल रहा है। वो यही है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी कह रहे होते हैं ना बीच में, आपने पाठ पढ़ते समय सुना है कि बहुत धनुई तोड़ी लड़िकाई। अपने बचपन में ना बहुत धनुष तोड़े ही, लड़के बहुत लड़के जब रही ना, इतना धनुष तोड़ दे तब तो कुछ ना कहा गया, अब यह धनुष टूटे कहाँ इतना ना, ये वही वाली बात। ठीक, लक्ष्मण का प्रत्युत्तर आ भी गया, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहू न असरिस कीन गोसाई। ये लक्ष्मण जी का प्रत्युत्तर होता है। जब अगला है पौराणिक संदर्भ, ये उस समय की बात है जब परशुराम जी अपने फरसे को दिखा करके बताते हैं कि देखिए मेरा ये फरसा साधारण फरसा नहीं है, बहुतों को मार डाला है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मेरा फरसा देखो, ये मार डालने वाला है ना। नाटकीयता, नाटकीयता का मतलब यह है कि बात को पूरा जो क्रम चल रहा था वहां पर ऐसी कौन सी पंक्ति आई है जिसकी वजह से जो संवाद है वो आगे बढ़ता है। तो ये वाली बात, ये संवाद बढ़ाने का काम लक्ष्मण जी ही कर रहे हैं। जब कहते हैं सो बिलगाऊ समाजा, ना तो मारी जई हैं आज सब राजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारी जई हैं सब राजा। ये वाली पंक्ति जब परशुराम जी कहते हैं तभी लक्ष्मण जी कूद पड़ते हैं, बीच में आ जाते हैं सामने। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ योद्धा भी बैठे हैं, पहले आप उनका सामना करिए। ऐसे कोई सिर झुका करके नहीं आ जाएगा कि आपकी बात कबूल है ना। ये योद्धा की पहचान होती है कि यदि कोई चुनौती दे रहा है, ये एक प्रकार से चुनौती थी परशुराम जी की, तो उसको जब कोई राजा होगा, कोई योद्धा होगा, तो चुनौती को स्वीकार करेगा कि मेरे अंदर इतना जो है बल है कि मैं आपका सामना कर सकता हूँ। ठीक, तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अपमाने। यही वाली, यहीं से तो शुरू होता है लक्ष्मण जी की बात का बोलना, और वहीं से व्यंग्यपूर्ण बातें बोलते रहते हैं। ठीक, ये अभी जो आपके पाठ में पीछे के प्रश्न थे उनका उत्तर हुआ। सभी प्रश्नों को मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके समझा दिया है। ठीक, थोड़ा सा मैं स्लाइड पीछे कर दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको
नोट भी कर लें, और मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूं, ठीक है। एक एक करके स्लाइड पीछे कर रहा हूं जिससे कि आप नोट कर लें। थोड़ा सा मैं उल्टे क्रम में चल रहा हूं ना, आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्रमशः लिख सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं जो प्रश्नों का विश्लेषण था ये आपको समझ में आया होगा। सरल शब्दों में मैंने उत्तर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है, इसको आप समझ गए होंगे। इसको आप पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।